हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। आज जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो करेंगे लास्ट टॉपिक से आगे की। लास्ट टॉपिक में अपन ने इमेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। कुल मिला करके दो टाइप की बेसिक इमेज बनती हैं, एक तो वर्चुअल बनती है और दूसरी रियल बनती है, फिर इन्वर्टेड बनती है और इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो उनके बीच में हमने बेसिक अंतर देख लिया था। अच्छा, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, सारे के सारे वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे 1 बाय 1 इमेज फॉर्मेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई कि मिरर के हिसाब से आप कैसे इमेज फॉर्मेशन सीखोगे। मिरर के हिसाब से, है ना, इमेजेस एज पर मिरर, इमेजेस एज पर मिरर। अच्छा, मिरर के हिसाब से या स्फेरिकल मिरर के हिसाब से कैसे आप इमेजेस सीखोगे। तो दो टाइप की इमेजेस बनाते हैं स्फेरिकल मिरर या तो यहाँ पर अपने को जो बात करनी है, सबसे पहला वो आता है कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, ओके। और एक आता है फिर कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर हमेशा दोनों टाइप की इमेजेस बनाता है। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाएगा, कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाएगा, और कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाएगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाएगा और कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाएगा। ओके भैया, कॉनकेव मिरर जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाता है। एक बात ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर का जो बेसिक थीम है वो ये है कि कॉनकेव मिरर में इमेज स्मॉलर भी बनेगी, इक्वल इन साइज भी बनेगी और लार्जर भी बनेगी। किससे? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से स्मॉलर भी बनेगी, ऑब्जेक्ट के इक्वल इन साइज भी बनेगी, ऑब्जेक्ट के लार्जर भी बनेगी। ठीक है ना, ओके। इमेज कैन बी स्मॉलर, equal in size and larger than object. Image will be smaller, equal in size and larger than object. Object से large भी बनती है कॉनकेव मिरर में। ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं चर्चा करूं तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही टाइप की इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी इमेज बनेगी? हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। हमेशा इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगी। इमेज विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या रहेगी? छोटी रहेगी। इमेज विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इमेज जो है वो दोनों टाइप की हो सकती है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। स्मॉलर भी हो सकती है, इक्वल इन साइज भी हो सकती है और लार्जर भी हो सकती है। तो यानी कि सीधी बात समझ में आ जाती है क्या कि कॉन्वेक्स मिरर में मुझे मोर केसेस पढ़ने पड़ेंगे, ज़्यादा केसेस पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग कंडीशंस पर विचार करना पड़ेगा। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में क्योंकि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज कैन नॉट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज डोंट चेंज। यहाँ पर इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती, किसमें? कॉन्वेक्स में। जबकि कॉनकेव में इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज डू चेंज। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की चेंज होती रहती हैं कॉनकेव मिरर में, इसलिए मुझे कई सारे केसेस पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पर इमेज की कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती कॉन्वेक्स में, इसलिए मुझे 2 ही केसेस पढ़ने हैं। ठीक है, समझ गए बात को? ओके, अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं केस पढ़ना। तो सबसे पहले केस की चर्चा अपन अभी करते हैं यहाँ पर। ठीक है, साथ साथ में कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा जो ऐड होती हैं इसमें वो अपन साथ साथ में करते जाएंगे ताकि अपने को क्लियर
रहे और नोट्स में बार बार पॉइंट्स अपने को चेंज ना करने पड़े, है ना। तो कुछ चीज़ें जो है वो अपन इसमें साथ साथ में करते जाएंगे और समझते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले केस में हम बात करते हैं यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर अलग अलग केस है, कुल मिला के 6 केसेस अपने को इसमें पढ़ने पड़ते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर। तो सबसे पहले केस की चर्चा करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इतनी दूर है मिरर से कि अपने को पता नहीं है कि वो कहाँ है ना। जैसे कि भाई मैं मिरर यहाँ रख दूँ और सन को एक ऑब्जेक्ट मान लूँ, तो सन इंफिनिटी डिस्टेंस पर है, ओके, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पर हो, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है वो नॉट डिफाइंड है ना। ऐसे सोता हुआ 8 बनाते हैं, इसमें अपन सोता हुआ 8 सो जाता है, उसको नींद आ जाती है, तो वो इंफिनिटी का साथ हो जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पर हो, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पर हो, तो ठीक है। तो सबसे पहले तो बना लेते हैं भैया, ये था अपना मिरर, ओके। ध्यान से देखना, साथ साथ बनाओगे तो शायद आ जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है, इमेज का इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट रख लें, सेव करें इसको, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लॉकडाउन के अंदर जिसका भी अच्छा हो जाए, जो भी स्टूडेंट पढ़ सके इससे, उससे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड, यहाँ पर आ जाता है भैया पोल के बाद आ जाता है फोकस के बाद आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। पोल के बाद आ जाता है फोकस के बाद आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात ध्यान रख ले भाई, क्या कि ऑब्जेक्ट तेरे को पता नहीं है कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी नहीं पता, समझ में आ गई बात। इंफिनिटी का मतलब होता है नहीं पता कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो उस टाइम पर तुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बनानी है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बना दोगे तो डायग्राम गलत हो जाएगा, है ना। 10th के एग्जाम में इस रे डायग्राम के मार्क्स आते हैं, RBSE CBSE दोनों में रे डायग्राम्स का क्वेश्चन आता ही है। एक और वेटेज वाला चैप्टर है, ध्यान से पढ़ें। रे ऑप्टिक्स 10th के लिए, 12th के लिए ये बेसिक रे ऑप्टिक्स चल रही है अभी, अपन इसमें धीरे धीरे अपडेट करते जाएंगे। हालांकि 12th वाले इसको स्किप कर दें, ऐसा नहीं चलेगा, 12th को भी ये बेसिक रे ऑप्टिक्स पढ़नी है। तो ये टॉपिक्स कुछ है जो 10th और 12th दोनों के लिए सेम बराबर काम आते हैं, ठीक है ना। 8th के लिए थोड़ा सा हाई हो जाता है इससे, तो 8th को मेरे बेसिक्स लेक्चर जो पहले बेसिक्स पर हैं वो ध्यान से देखने पड़ेंगे, उसके बाद अपन 8th वाले समझ पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई ऑब्जेक्ट की मेरे को डिस्टेंस पता नहीं पता है, तो बस मेरे पास तो रे ऑफ लाइट आ रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ है भगवान जाने, लेकिन रे ऑफ लाइट तो मेरे पास आ रही है, ओके। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, जब भी तुम रे डायग्राम बनाओ तो हमेशा एक चीज अपने को गाने की तरह याद होनी चाहिए। कैसे? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल नॉट रिफ्लेक्ट, ठीक है ना। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। दूसरी चीज, एक नीचे से रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। तो यहाँ पर मेरे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट कहाँ मिल रही है बताओ? फोकस पर। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, बोथ रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मीट एट फोकस। बोथ रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मीट एट फोकस। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट बेसिकली कहाँ मिल रही है? फोकस पर मिल रही है। तो अब रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जहाँ मिलेंगी वहाँ इमेज बनेगी। रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जहाँ मिलेंगी वहाँ क्या होगा? इमेज बनेगी। तो भाई बता इमेज कहाँ पर है? इमेज कहाँ है? एट फोकस। कहाँ पर है? फोकस पर है। बहुत छोटी होती है, पॉइंट साइज्ड होती है, पॉइंट साइज, क्योंकि इसकी साइज डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इसको अपन कहते हैं भाई ये डिमिनिश्ड होती है।
है ना, क्योंकि इसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। ओके, फोकस पर होती है, पॉइंट साइज होती है, डिमिनिश्ड होती है। याद रहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में तो क्या लेगा, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, किसके लिए जरूरी हैं, जेईई, नीट, केवीपीवाई, ओलंपियाड, इनके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो ब्लू मार्कर से मैं लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इस केस में क्या आती है, इंफिनिटी। इमेज डिस्टेंस v इस केस में क्या आती है, v इस केस में आती है क्या, v आती है फोकल लेंथ के बराबर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आता है इंफिनिटी, इमेज डिस्टेंस v आती है फोकल लेंथ f के बराबर। क्लियर बात है, कोई समस्या नहीं है। एक चीज याद रखना है कि u बहुत बड़ा है इससे, v से। u जो है वो बहुत बड़ा है इससे, v से। तो ये चीजें तेरे को जो है वो जेईई, नीट, केवीपीवाई, ओलंपियाड में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराती है, अगर ये चीजें तुझे याद हैं तो। अगर नहीं याद है तो फिर आपको मिरर फॉर्मूला में रखना पड़ेगा, रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये तेरा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉर्नर है अभी तक का। अगर तुम लोग ये चीज़ें याद रख लोगे, जो कि मैं हर केस के साथ बताऊंगा, तो तुम्हारा फेस जेईई में ऐसे स्माइल करेगा, ठीक है ना, जैसे ये हंस रहा है। ओके, ठीक है, आगे बात कर देते हैं। तो ये तो था तुम्हारा पहला केस। अच्छा, पहले केस के साथ में मेरे को कुछ चीज़ तुम्हें एक्स्ट्रा बतानी भी है, वो भी मैं बताता हूँ। देखो, फर्स्ट केस का अपन एक बार और रे डायग्राम बनाएंगे और फिर अपन आगे एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे। ये मैं रे डायग्राम वापस बना रहा हूँ फर्स्ट केस का, है ना। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आ करके फोकस से पास हो गई है। डायग्राम्स बहुत ध्यान से बनाने हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कुछ मिस हो जाता है देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट, है ना, और एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा। इसलिए डायग्राम बड़े ध्यान से बनाएं, कोशिश करें कि स्केल से बनाएं। यहाँ बीच से जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो मिरर पे, बीच से जो लाइन इमेजिनरी में डाल रहा हूँ वो मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि नॉर्मल है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आ गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ध्यान से सुन लेना भैया। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फोकस से और पोल की डिस्टेंस को अपन फोकल लेंथ बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब अपन एंगल्स की मार्किंग कर देते हैं, ध्यान से सुन लेना। एंगल्स की क्या करते हैं, मार्किंग। इधर आ गया भैया एंगल नंबर 1, ये आ गया एंगल नंबर 2, ठीक है। एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, ओके, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट्स ले लो भाई, ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, ठीक है। एम पॉइंट है और एन पॉइंट है, ध्यान से सुनते हैं मेरी बात। एंगल 2 बराबर है एंगल आई। क्यों बराबर है, क्योंकि मुझे पता है कि एन एम लाइन जो है वो पैरेलल है सी पी, बिकॉज एन एम लाइन इज पैरेलल टू सी पी। तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 1 के। क्यों, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। जेड बन रहा है ना, देखो देखो ये बन रहा है ना जेड, तो ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। इसलिए एंगल 1 बराबर हो जाएगा, सॉरी एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल आई के। एन एम इज इक्वल्स टू, सॉरी एन एम इज पैरेलल टू सी पी। अभी आ जा वापस, एंगल आई प्लस एंगल आर बराबर है किसके, एंगल 1 के। सेम केस तुझे लिखना है, एन एम इज पैरेलल टू सी पी, एन एम इज पैरेलल टू सी पी। अब ध्यान से सुनो, एंगल 2 बराबर है एंगल आई, ओके। एंगल आई प्लस आर बराबर है एंगल 1, और फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से अपने को पता है कि एंगल आई बराबर है एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
अपने को पता है कि एंगल आई बराबर है एंगल आर के, तो एंगल 2 बराबर है एंगल आई के, एंगल आई बराबर है एंगल आर के, तो एंगल 2 बराबर भी क्या हो जाएगा फ्रॉम अबव रिलेशंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल आर फ्रॉम अबव, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल आर। अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल आर है, क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल आर है, ध्यान रखना, क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल आर है, मतलब बेस पर बनने वाले दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं। बेस पर, कौन से बेस पर, सीएम बेस पर बनने वाले दोनों एंगल आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो याद आया कौन सा ट्राइंगल है ये, कौन सा है बताओ, याद आया, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। दो साइड्स इसके आपस में इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि CFM इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। CMF इज आइसोसेलेस, CFM इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक बात ध्यान रखनी कि ये जो मिरर है वो इन्फिनिटी पर लोकेटेड ऑब्जेक्ट की तुलना में 0 है। मान ले मैं कितने छोटे से मिरर से सन की इमेज बनाऊं, तो क्या इज्जत है उस मिरर की सन के सामने, 0, ठीक है ना। ओके, तो अपन बात करते हैं कि लेट द अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, लेट द मिरर इज वेरी स्मॉल, so that point M is considered closest to point P, so that point M is considered closest to point P। इस तरह से पॉइंट M को हम पॉइंट P के क्लोजेस्ट मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि M यहाँ पर है ना। तो अब तू मेरे को बता, FP और FM में क्या अंतर है, बराबर है, कोई अंतर नहीं है ना। तो FP इज इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FM, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FM, ठीक है। अब मुझे पता है फ्रॉम डायग्राम CF प्लस FP बराबर है CP के, CF प्लस FP बराबर है किसके, CP के। ओके, क्लियर बात, CF प्लस FP बराबर है CP के। और CFM आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उससे मुझे पता है कि CF बराबर है FM के, CF बराबर है FM के। तो अब क्योंकि FM जो है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है FP के, FM जो है, ध्यान से सुनना, FM जो है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है FP के। क्यों? क्योंकि मैंने अपर्चर को बहुत छोटा माना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा कि FM की CF बराबर हो जाएगा किसके, FP के, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये 1 ले ले, ये 2 ले ले, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2, CF बराबर हो जाएगा FP के। ओके, CF बराबर किसके हो जाएगा, FP के, ठीक है। तो यहाँ पर भैया CF प्लस FP को मैं फोकल लेंथ लिखता हूँ और CP को मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखता हूँ। ओके, CP को मैं क्या लिखता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो CF मेरे किसके बराबर है, FP के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर ये F प्लस ये F बराबर हो जाएगा कितना, R। ओके, तो R बराबर क्या आ जाएगा तेरे पास में, R बराबर आ जाएगा 2F, ट्वाइस ऑफ F। R बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लेना, R बराबर आ जाएगा 2F, ट्वाइस ऑफ F। और F बराबर हो जाएगा R बाय
2। तो यही अपन साबित करना चाहते थे कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है। लिख देते हैं यहाँ पर, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि f इज इक्वल टू होता है r/2। वो अपन ने यहाँ पर प्रूफ किया है कि f इज इक्वल टू क्या होगा, r/2। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख लीजिएगा या फिर इसके नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए काम आएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, आगे की चर्चा करते हैं। इसी में तुम्हारे एक और चीज आती है, अगर तुमको मिरर फॉर्मूला आता है, तुम एडवांस्ड लेवल के हो, 12th क्लास वाले, तो अगर तुमको मिरर फॉर्मूला आता है तो तुम इसे आसानी से डिराइव कर सकते हो। इसी चीज को अगर तुम्हें मिरर फॉर्मूला आता है तो तुम इसी चीज को आसानी से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, मुझे डिराइव करना है, प्रूव करना है r इज इक्वल्स टू 2f। ठीक है, या f इज इक्वल्स टू r/2। ओके, ध्यान से सुनो, ये मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, पासेस थ्रू फोकस। तो इस केस में मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या है, इंफिनिटी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या है, इंफिनिटी। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या है, इंफिनिटी। तो पुट u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी इन मिरर इक्वेशन। पुट u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी इन मिरर इक्वेशन। और उसके बाद भी मुझे पता है कि v इज इक्वल्स टू क्या है, f है। v इज इक्वल्स टू क्या है, f है। ओके, तो सबसे पहले 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f तुम्हारा मिरर इक्वेशन था। ठीक है ना, ये मिरर इक्वेशन है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f तुम्हारे क्या है, मिरर इक्वेशन। अब इसमें u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी रख दिया, रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1/infinity infinity plus 1/v is equals to 1/f। ओके, तो मेरे को ये प्रूफ करना है और साथ ही साथ ये भी प्रूफ करना है। तो 0 1/infinity का 0 आता है इज इक्वल्स टू 1/f, cos से cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारे पास v इज इक्वल्स टू f आ जाएगा। अच्छा, ये जो प्रूफ करना है अपने को, ये अपन एक केस में प्रूव करते हैं। कौन से केस में, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तब हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि केस 3rd में आएगा मेरे, तो वो अपन केस 3rd में उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, केस 3rd में अपन उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट v इज इक्वल्स टू f। प्रूव दैट v इज इक्वल्स टू f, ये चर्चा करी है अपने यहाँ पर। ठीक है, क्लियर बात है। ओके, बाकी तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लॉकडाउन के अंदर घर पे बैठे हुए पढ़ाई करो, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।